नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष ऋषि सुनक से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने ट्वीट करके बताया, आज ऋषि सुनक से बातचीत करके खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने ऋषि सुनक से के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने पर भी सहमति जताई है। सियासत में कब क्या क्या मुद्दा उठ खड़ा हो, ये खुद मुद्दे को भी पता नहीं होता। दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल साइट उन्हीं मुद्दों में से एक है, जिसे पता भी नहीं होगा कि सुबह सुबह सियासत वहां से कैसे गुजर गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाव लश्कर के साथ लैंडफिल साइट पर पहुंचे। कूड़े के पहाड़ को लगा कि मुख्यमंत्री खुद चलकर आए हैं या कुछ समाधान लेकर आए होंगे, लेकिन आरोप लगाकर चले गए। आरोप यह है कि बीते 15 साल में कूड़े का पहाड़ खड़ा हुआ है, लेकिन नगर निगम पर काबिज भाजपा देखती रही। केजरीवाल के दौरे से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। ये जोर आजमाइश आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले की है। आम आदमी पार्टी पिछले नगर निगम चुनाव में कुछ कमाल कर नहीं पाई थी, इस बार वो पूरा जोर लगा रही है। वहीं भाजपा ने लैंडफिल साइट को लेकर बताया कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में दिल्ली में कूड़ा घर कम हुए हैं और डोर टू डोर कूड़ा उठाया जा रहा है। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर बताया कि केजरीवाल किस तरह से सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मैं 2019 से 8 बार गाजीपुर पहाड़ पर गया और बार बार बुलाने पर भी मुख्यमंत्री नहीं आए। चुनावी मेढक आसमान देखकर निकलते हैं, तकलीफ देखकर नहीं। भाजपा ने केजरीवाल को यमुना की सफाई के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से घेरा। भाजपा ने बताया कि साल 2013 में केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना को अगले 5 साल में स्वच्छ बना देंगे, लेकिन आज 9 साल बीतने के बाद भी यमुना स्वच्छ नहीं हो पाई है। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल न तो प्रदूषण पर ही काम कर पाए हैं और न ही यमुना को स्वच्छ बना पाए हैं। दिल्ली में इस बार भी छठ पर्व को लेकर महिलाओं की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में हर साल की तरह इस बार भी जहरीला झाग देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर स्थानीय महिलाओं ने चिंता जताई है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ढाई पुस्ता सोनिया विहार यमुना तट के छठ घाट का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने स्वच्छता के लिए श्रमदान भी किया और साथ ही सोनिया विहार के निवासियों के साथ यमुना की आरती की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हो रहे शौर्य दिवस कार्यक्रम का मकसद 1947 में भारतीय सेना द्वारा बड़गाम हवाई अड्डे पर अंजाम दिए गए एयर लैंडेड ऑपरेशन को याद करना है। श्रीनगर में भव्य आयोजन आजाद भारत की पहली सिविल सैन्य विजय का जश्न मनाने के लिए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में इस अभियान को जनता की सुरक्षा का अभियान बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे विकास की यात्रा तब पूरी होगी जब 1947 में भारत आए शरणार्थियों के साथ न्याय होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शौर्य दिवस हमें प्रेरणा देता है कि हर बाधा को पार करके हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय तक धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर को स्वार्थपूर्ण राजनीति के भेंट चढ़ा दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीरियत के नाम पर आतंकवाद का जो तांडव इस प्रदेश ने देखा, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कश्मीरियत के नाम पर यहां असंख्य लोगों की जान गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान मानवाधिकारों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाता है, लेकिन वो खुद पीओके में लोगों पर अत्याचार कर रहा है। इन्फेंट्री दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर 3 सम्मानित पूर्व सैनिकों ने इन्फेंट्री के पूर्व सैनिकों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
इन्फेंट्री डे के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर इन्फेंट्री बिरादरी की ओर से आयोजित बाइक रैली का भी समापन हुआ। 16 अक्टूबर से शुरू हुई बाइक रैली ने पूरे देश को कवर किया और गुरुवार को राष्ट्रीय समर स्मारक पर इसका समापन हुआ। 10 बाइकर्स वाले प्रत्येक समूह ने इन्फेंट्री की दलीय भावना को प्रदर्शित करते हुए 8000 किलोमीटर की समूची यात्रा को कवर किया। आज भारतीय वायुसेना के लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 1947 में भारतीय सेना की एक सिख यूनिट के जवान श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे और हवाई क्षेत्र को सुरक्षित किया। विंग कमांडर केएल भाटिया के नेतृत्व में सैन्य विमानों से भारतीय सैनिकों को लेह और पुंछ में भी तैनात किया गया। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ है। सूरजकुंड में हो रहे इस चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। अमित शाह सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। शिविर में पुलिस के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध प्रबंधन, आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चिंतन शिविर में अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान में कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा राज्य सरकारों को दिया गया है, लेकिन अब तकनीक के बढ़ावे के साथ साथ कई ऐसे कानून अस्तित्व में आए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में आतंकवाद निरोधी नेटवर्क को लगातार मजबूत करने का काम किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साल 2024 तक हर राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की शाखा स्थापित करने का काम किया जाएगा। इस मौके पर गृह मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने बीते 8 वर्षों में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर कई उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या काफी घटी है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है, तो उत्तर पूर्व में भी हिंसा की काफी घटनाओं में कमी आई है। सूरजकुंज में आयोजित चिंतन शिविर में राज्यों के गृह मंत्री, गृह सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के लोगों को बृहस्पतिवार को 4 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। फरीदाबाद में जन उत्थान रैली में अमित शाह ने मंच से रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश में करीब 6600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। फरीदाबाद में आयोजित रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। इन 8 सालों में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा को बदलने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में बनने वाला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक नजीर बनने जा रहा है। इसके आधार पर कई अन्य शहरों में ऐसे ट्रैक बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले हुड्डा की 3D सरकार थी, जिसमें दरबारी, दामाद और डीलर शामिल थे। उनकी जगह प्रदेश का विकास करने वाली भाजपा सरकार बनी है। अमित शाह ने कहा कि पूरा हरियाणा खुले में शौच से मुक्त है। 8 साल पहले सॉफ्टवेयर निर्यात करने में हरियाणा का कोई नाम नहीं था। अब हरियाणा सॉफ्टवेयर निर्यात में दूसरे स्थान पर है। गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में फोरकोर्ट में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दस्ते की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान किए। आयोजन में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों द्वारा संपूर्ण प्रशिक्षण, संतुलन और औपचारिक तौर पर क्रियाकलाप को समन्वित रूप से प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति की सैन्य टुकड़ी होने के नाते राष्ट्रपति के अंगरक्षक को भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई होने का अनूठा गौरव प्राप्त है, जिसे राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को लेकर चलने का विशेषाधिकार हासिल है। 1.5 घंटे तक चले इस समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के साथ सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर के इतिहास और महत्व के साथ साथ राष्ट्रपति के अंगरक्षक की आधुनिक भूमिका को भी दर्शाया गया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने अंगरक्षकों के अतुल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि देश निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर 75 साल तक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर रहा। उस भूल की वजह से कितने लोगों ने कुर्बानी दी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जो इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास लिख भी नहीं सकते। आज देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
दिन रात काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व हिंदी सम्मेलन का लोगो लॉन्च किया। मुंबई के मुन्ना कुशवाहा द्वारा बनाए गए लोगो को इसके लिए चयन किया गया है। कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की वेबसाइट भी लॉन्च की। विश्व हिंदी सम्मेलन का फिजी में 15 से 17 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिस्सा लिया। मंत्री ने कहा कि विश्व हिंदी सम्मेलन एक बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ये सम्मेलन एक ऐसा वैश्विक मंच प्रदान करता है जो दुनिया भर में हिंदी के विद्वान एक साथ एकत्रित होते हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए नए विचार प्रस्तुत करते हैं। कतर के निवर्तमान राजदूत मोहम्मद खट्टर इब्राहिम अल खट्टर ने प्रतिनिधिमंडल के साथ उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने क्षेत्र को यूको टूरिज्म का हब बनाने के लिए परियोजना के तहत असोला भाटी माइंस में 4 कृत्रिम झरनों का उद्घाटन किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली वासियों को अब झरना देखने के लिए नैनीताल और अरुणाचल प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं झरना देख सकते हैं। साथ ही कृत्रिम झरनों के कारण दिल्ली के पर्यटन स्थलों में इजाफा होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। इस दौरान ओम बिरला से पुलवामा शहीद के जवानों की वीरांगनाएं मिलने पहुंची। भाई दूज के पावन पर्व पर उन सभी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उनके लिए मंगल कामना की। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि हमारी रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में 1 करोड़ 10 लाख से अधिक बच्चे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं, जहां शिक्षा के स्तर को लेकर अध्ययन में गंभीर खामियां सामने आई हैं। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि दिल्ली में स्कूलों में बड़ी संख्या में प्रिंसिपल्स के खाली पद, छात्र शिक्षक अनुपात में अत्यधिक अंतर और बच्चों के स्कूल छोड़ने की उच्च दर जैसी कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के लगभग 850 स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रधानाचार्य नहीं है। सरकार ने कंपनी मालिकों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कंपनियों द्वारा वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 7 नवंबर तक बढ़ा दी है। पहले आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया गया। अस्पताल को पूरी तरह से स्वच्छ रखा जा रहा है ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो और अस्पताल परिसर भी पूरी तरह स्वच्छ रहे। भीड़ को कम करने के लिए अलग अलग फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। कोयम्बटूर कार विस्फोट मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई एनआईए जांच की मांग को मंजूरी दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गृह मंत्रालय से मामले को एनआईए को सौंपने की सिफारिश की। केरल में एवियन इन्फ्लुएंजा के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने एक 7 सदस्यीय दल केरल भेजा है। यह दल जांच के बाद अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगा, इसे रोकने के तरीके भी बताएगा। चुनाव आयोग ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को एक नोटिस जारी किया है। आयोग ने अखिलेश यादव से यूपी में हर विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम समुदाय के लगभग 20,000 मतदाताओं को कम करने के आरोप को प्रमाणित करने के लिए सबूत पेश करने को कहा है। अखिलेश यादव को 10 नवंबर तक सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के कौसरनाग के सामान्य क्षेत्र में अस्थान मार्ग पर आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच आज की गई। उम्मीदवार शनिवार तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने मतदान की सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर पूर्वाभ्यास भी किया गया। दिल्ली के वातावरण में दीपावली के 2 दिन बाद भी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी 250 के पार बना हुआ है। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में AQI 300 से अधिक दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। भारतीय सेना की दुर्गा बटालियन के जवानों ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर महिलाओं और लड़कियों के साथ भाई दूज का पर्व बनाया। महिलाओं ने सेना के जवानों के माथे पर टीका लगाया। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए।
कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा अर्चना के बाद शीतकाल के लिए बंद हो गए। प्रयागराज के हड़िया टोल प्लाजा के पास गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये लोग शिवगढ़ सोराव से विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे थे। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया है। असम पुलिस द्वारा 4 ड्रग तस्करों को पकड़ा गया है। तस्करों से पुलिस ने 10 करोड़ रुपए के लगभग 1.25 किलो हीरोइन बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस को 75,000 रुपए नकदी भी मिली है। ये कार्रवाई असम पुलिस द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई। वाराणसी के जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। हालांकि कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जानकारी के मुताबिक अगली सुनवाई 8 नवंबर को होनी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने सपा नेता को दोषी करार दिया है। उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान और 2 अन्य आरोपियों को 3 साल जेल की सजा और 2,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की तरफ से इस आधार पर आपराधिक मामलों में आरोपियों को अग्रिम जमानत देने की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत के कई मामलों में हमने ऐसी समान दलील देखी है कि अगर हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है तो अग्रिम जमानत दी जा सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने छठ पूजा के लिए मुंबई महानगर पालिका द्वारा दिए गए 2 आदेश को वीरवार को रद्द कर दिया। एक आदेश में बीएमसी ने एक आयोजक को पहले दी गई अनुमति रद्द कर दी थी। दूसरे आदेश में उसी स्थान पर दूसरे समूह को अनुमति प्रदान की गई थी। अदालत ने बीएमसी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से निर्णय लेने के लिए फटकार भी लगाई। कारोबार बंद होते समय सेंसेक्स और निफ्टी बेंचमार्क हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 212 अंकों की बढ़त के साथ 59,756 के अंक पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 80 अंकों की बढ़त के साथ 17,736 पर बंद हुआ। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 1.17% बढ़ के कर $96.81 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसी तरह WTI का भाव 1.60% की बढ़त के साथ $89.32 प्रति बैरल पहुंच गया। घरेलू सराफा बाजार में सोना गुरुवार को 101 रुपए टूटकर 51,024 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। दिल्ली में गुरुवार को चांदी भी 334 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और इसकी कीमत घटकर 58,323 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। डॉलर के अपने उच्चतम स्तर के नीचे आने के बाद अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा की तुलना में रुपया 34 पैसे की तेजी के साथ 82 रुपए 47 पैसे अस्थायी प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को घोषणा की कि उसकी मौद्रिक नीति समिति की 3 नवंबर को बैठक होगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि कपड़ा निर्यात लगभग $42 अरब था, जबकि अगले 5 से 6 वर्षों तक $100 अरब का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। दिल्ली में हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन करने वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 57 इलेक्ट्रिक वाहन तैनात किए हैं। फेसबुक ने कम्युनिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के लिए भारत से 15 प्रतिभागियों की घोषणा की है, जो कम्युनिटी लीडर्स को उनके समुदाय के प्रभाव को बढ़ाने वाली पहल के लिए प्रशिक्षण, सलाह और फंडिंग के लिए मदद करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि धीमी सदस्यता वृद्धि के बावजूद एक्सबॉक्स गेम लाभदायक है। टेक दिग्गज एप्पल ने गुरुवार को बीटा प्रीव्यू के लिए एक नए डिजाइन के लिए iCloud वेब इंटरफेस की घोषणा की है। इजराइल और लेबनान ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड ने प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मसौदे पर हस्ताक्षर किए। लेबनान और इजराइल दोनों भूमध्य सागर क्षेत्र में करीब 860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं, जहां अपतटीय गैस क्षेत्र है। ये समझौता पहली बार लेबनानी और इजरायली जल के बीच एक सीमा निर्धारित करता है। इसके तहत मुख्य रूप से लाइन 23 के रूप में संदर्भित सीमांकन को निर्धारित किया गया है। यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में उसके द्वारा ठप की गई गैस आपूर्ति से यूरोप में ऊर्जा का संकट गहराता जा रहा है। गुरुवार को यूरोपीय संघ ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कोसोवो को 75 मिलियन यूरो देने का वादा किया है। उत्तर मैसेडोनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और बोस्निया के साथ कोसोवो का लक्ष्य यूरोपीय संघ में शामिल होने का है, लेकिन उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था और राजनीति को संघ के मानदंडों के अनुकूल ढालने की जरूरत है। उर्सुला वेन डेर लेयन ने कोसोवो नागरिकों के लिए भी यूरोपीय संघ से वीजा में ढील देने का समर्थन किया है।
चीन ने गुरुवार को कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है और दूसरे देशों की न्यायिक संप्रभुता का पूरी तरह सम्मान करता है। चीन के विदेश मंत्रालय का यह बयान नीदरलैंड में अवैध रूप से चल रहे तथाकथित चीनी पुलिस स्टेशन के खुलासे के बाद सामने आया है। स्पेन स्थित एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 2 चीनी प्रांतों के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने 5 महाद्वीपों के 21 देशों और 54 विदेशी पुलिस सेवा केंद्र वहां स्थापित किए हैं। इनमें से कई अवैध पुलिस स्टेशन यूरोप में हैं। यूरोपीय संघ के दवा नियामक ने बुधवार को कोविड-19 संक्रमण की एक नई लहर की चेतावनी दी और यूरोपीय संघ के नागरिकों से टीकाकरण या पुनः टीकाकरण करने का आह्वान किया। ईरानी शहर शिराज में एक शिया मुस्लिम दरगाह पर हुए हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने आश्वासन दिया है कि संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा की गई गोलीबारी का उचित जवाब दिया जाएगा। ईरान में हिजाब को लेकर पुलिस हिरासत में हुई महसा अमीनी की मौत के 40 दिन बीत जाने के मौके पर प्रदर्शनकारियों ने देश भर में कल विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस मौके पर ईरान की राजधानी तेहरान और देश में अन्य जगहों पर और विश्वविद्यालयों समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण संघर्ष नहीं होना चाहिए। बाइडेन ने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन प्रतिस्पर्धा चाहता है, संघर्ष नहीं। व्हाइट हाउस में वरिष्ठ रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के पास चीन के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। T20 विश्व कप 2022 में पाकिस्तान की टीम लगातार दूसरा मैच हार चुकी है। भारत के बाद जिम्बाब्वे ने भी पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 131 रन का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 8 विकेट खोकर 129 रन पर आउट हो गई। आईसीसी T20 विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 56 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की है। इस जीत के साथ भारत अपने ग्रुप में शीर्ष पर पहुंच गया है। सुपर 12 के दूसरे मैच में भारत से जीत के लिए मिले 180 रन के जवाब में नीदरलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना सकी और मैच को गंवा दिया। नीदरलैंड के लिए टिन प्रिंगल ने सबसे अधिक 20 रन बनाए। वहीं मैक्स ओडोव और डी लीडे ने 16-16 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और आर अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। मुकाबले में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार ने अर्धशतक की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने टूर्नामेंट में लगातार अपना अर्धशतक पूरा किया। T20 विश्व कप के सुपर 12 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 104 रन से हरा दिया। भारतीय क्रिकेट में अब महिला और पुरुष क्रिकेटरों को अब समान मैच फीस मिलेगी। इस बात की जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने दी है। बीसीसीआई सचिव ने कहा कि हम अब लैंगिक समानता के एक नए युग में एंट्री कर रहे हैं। ऐसे में इस पॉलिसी के तहत अब से महिला और पुरुष दोनों के लिए समान मैच फीस मिलेगी। श्रीलंका ने गुरुवार को आईसीसी तकनीकी समिति की मंजूरी के साथ घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप टीम में चोटिल विनुरा फर्नांडो की जगह आसिथा फर्नांडो शामिल होंगे। विनुरा हैमस्ट्रिंग चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में कोविड-19 का ताजा मामला सामने आया है। विश्व कप अभियान के दौरान मैथ्यू वेट कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले टीम के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। काहिरा में चल रहे जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने अपने अभियान को 34 पदक के साथ खत्म किया। टूर्नामेंट में भारत दूसरे स्थान पर रहा, जबकि पहले स्थान पर चीन है। RRR के जापान में फिल्म प्रचार के बीच मेगा स्टार रामचरण ने फिल्म के निर्देशक SS राजामौली और उनके बेटे कार्तिकेय और सह अभिनेता जूनियर NTR के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। कार्तिक आर्यन स्टारर फ्रेडी OTT पर रिलीज होगी। फिल्म में अलाया F भी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगी। इस फिल्म में कार्तिक को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। फिल्म जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। डेंगू से रिकवर होकर सलमान खान की गुरुवार को बिग बॉस के सेट पर वापसी होगी। सलमान गुरुवार को वीकेंड पर वार की शूटिंग करेंगे। शो में फिल्म फोन भूत की टीम को भी देखा जाएगा। विकी कौशल की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमॉर्टल अश्वत्थामा से सारा अली खान बाहर हो गई। सारा की जगह मूवी में सामंथा प्रभु को लिए जाने की खबर सामने आई है। पॉप स्टार सेलेना गोमेज ने अपनी नई डॉक्यूमेंट्री में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संघर्षों के बारे में खुलकर बात की है। इस डॉक्यूमेंट्री में पॉप स्टार सेलेना गोमेज के बाइपोलर डिसऑर्डर के खिलाफ संघर्ष का भी जिक्र है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।